गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि जो 25 मिनट का क्लास होता है, तो इसमें उस दिन क्या हुआ था कि कल बैटरी ही एग्जॉस्ट कर गया था, और जिसकी वजह से जो हम आगे पढ़ाने जा रहे थे, जो 5 मिनट का समय बचा हुआ था, वो नहीं हो पाया। तो उस चीज़ को ना हम आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताया था, जो कि उसका काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को, ठीक है, डिटेक्ट करना कि चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे है या नहीं है। तो इसको तुम एनसीईआरटी में भी पढ़ते रहना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। वाई मटेरियल एक्वायर चार्जेस, वाई मटेरियल एक्वायर चार्जेस। देखो, शुरुआत से हम ये चीज़ तुमको बता रहे हैं कि कोई एक स्पेशल पेयर ऑफ मटेरियल होता है, ठीक? उसको रब करने के बाद से, स्पेशल पेयर ऑफ मटेरियल ही क्यों होता है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको एक दूसरे से रब करने के बाद से उस पर एक प्रॉपर्टी आ जाता था, और हम उसको कहते थे कि ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया या फिर चार्ज हो गया। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, कोई कोई भी मटेरियल जो है वो क्यों चार्ज हो जाता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, ये जो रबिंग वाला फिनोमेना है ना, कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो किसी भी नहीं, मतलब कोई भी स्पेशल पेयर को क्या करो, रब कर दो, और रब करने के बाद से वो क्या करता था, छोटे छोटे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करता था। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, 600 BC पहले से, उससे भी पहले के टाइम से ये चीज़ चला आ रहा है। लेकिन ये बाद में 1800, 1700, 1800 ईस्वी में आके ना इसके बारे में अच्छे से पता चला कि आखिर मटेरियल के अंदर में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल जो है वो चार्ज को अपने ऊपर एक्वायर करता है, चार्ज को अपने ऊपर लाता है, यानी कि वो चार्ज हो जाता है। ठीक, तो हमें पता है ये चीज़ कि कोई भी मटेरियल जो है, ठीक है, उसका जो बिल्ड, जैसे मान लो कि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक एक मटेरियल है, ठीक है, तो ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हम कहते हैं एटम। बीच में ये चीज़ माना गया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। जो एटम होता है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। बाद में चल के और भी खोज हुआ, और खोज होने के बाद पता चला कि एटम के अंदर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। हमें ये भी पता है इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे तुम इसके पहले वाले क्लास में भी पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और इसके अंदर में क्या क्या होता है, इसके अंदर में हमारा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर में होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ वो उसके चारों तरफ रोटेट करते रहता है। ठीक, इतना हमें पहले से पता है। ठीक, अब देखो ये जो मटेरियल है ना, ठीक है, ये ढेर सारे एटम्स का बना हुआ है, ढेर सारे एटम्स का बना हुआ है। यहाँ पे हम इसको जो सर्कुलर, जैसा हम दिखा रहे हैं एटम को, ठीक है, इस तरीके से ये ढेर सारे मटेरियल से बना हुआ है। अब देखो, हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा ना कि एटम भी कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लो गोल्ड का एटम हुआ, जैसे ये देखो गोल्ड का एटम हुआ, सिल्वर का एटम हुआ, ठीक है, सोडियम का एटम हुआ। तो सारे एटम का जो साइज होता है ना, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल तुम पढ़ोगे ना, तो उसमें तुमको बताया जाएगा कि इस तरीके से ये जो पीरियोडिक टेबल है, तो इसको क्या है, ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप, इसको हम ऐसे कहेंगे, नॉर्मल तरीके से कहेंगे तो हम कहेंगे कि इसको क्या हुआ, कॉलम में और रोज में एटम को अरेंज किया गया है।
ठीक है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है और बाद में चल के तुम इसके ऊपर एक किताब ही आ जाती है, ठीक, तो उसमें ठीक है जस्ट तुम 11th में ही शायद तुम पढ़ोगे कि हर मेटल का जो एटम होता है, हर मेटल या फिर हर मटेरियल या फिर हर मैटर का जो एटम होता है ना वो साइज में वेरी करता है। ठीक, जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक एटम है और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दूसरा मटेरियल है उसमें भी, ठीक है, एटम है और उसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, उसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये हम दिमाग में रख लिया। ठीक, अब देखो जैसे हम तुमसे ये बोलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि ये जो है एक एटम क्या है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक है, बिगर एटम और ये क्या है, स्मॉलर एटम। ठीक, अब इधर का हम मिटाते हैं इसको। तो कुछ मटेरियल में जो एटम के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ मटेरियल में जो एटम के साइज होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये बड़े वाला जो एटम है और छोटे वाला जो एटम है, इस दोनों में अंतर क्या हो जा रहा है। ठीक, इस दोनों में अंतर क्या हो जा रहा है। तो एक ऐसा होता है जैसे मान लो कि दो चार्ज, ठीक है, अगर ज्यादा दूरी पे है, दो चार्ज अगर ज्यादा दूरी पे है, ठीक, और दो चार्ज अगर कम दूरी पे है, तो देखो इसके बीच में, ठीक है, देखो ये चार्ज जो है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। तो जिसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें जो फोर्स होगा वो कम लगेगा। क्लियर, और जिसके बीच में कम डिस्टेंस है उसमें जो है फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो। ये मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं पहले तुम्हें बता दे रहा हूँ। क्लियर, अब तुम देखोगे कि अगर जैसे मान लो कि कोई चीज में, जैसे मान लो कि एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ पकड़ा हुआ है और वो कम फोर्स से पकड़ा हुआ है, उतना उसका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो हम एक इंसान को पकड़ के खींचेंगे तो आसानी से वो क्या हो जाता है, हाथ छोड़ सकता है। लेकिन अगर बहुत अच्छे तरीके से फेविक्विक से चिपका दिए उसके हाथ को, दोनों के हाथ को बांध दिए, ठीक है, तो कितना भी खींचोगे, बहुत ज़्यादा तुम फोर्स लगाओगे, तब तुम उसके हाथ को एक दूसरे से छुड़वा सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो सेम उसी तरीके से अगर किसी भी दो चार्ज के बीच में, ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है अगर वो तुम्हारा कम है, तो उसको हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, उसको आसानी से हम हटा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा है तो उसको हटाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ओवरकम करने के लिए। ये तो सिंपल भाषा में ये चीज़ समझ गया। देखो ये चीज़ मैंने जो भी बताया कि दो चार्ज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, वो बाद में चल के जब 18th सेंचुरी, ठीक है, 18-19 सेंचुरी में जब तुम्हारा जब खोज होना शुरू हुआ, ठीक है, तो हमें पता चला कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पे जो चार्ज है होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उस पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल चार्ज होने का मतलब जीरो चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं रहता है। क्लियर, कोई भी चार्ज नहीं रहता है। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि जो ग्लास रॉड है उस पे हम रैंडमली हम सेलेक्ट कर लिए थे कि उस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो सिल्क क्लॉथ है उस पे हम रैंडमली सेलेक्ट किए थे कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। अब इन दोनों को कांटेक्ट जैसे ही कराते थे तो कांटेक्ट होने के बाद से क्या होता था, जो निगेटिव जितना है और पॉजिटिव जितना है वो क्या करता था, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता था। और यही चीज हम देखते आ रहे हैं। ठीक, तो बाद में उसी कन्वेंशन के आधार पे ना जो इलेक्ट्रॉन ढूंढा गया, इसके और बहुत सारे डिटेक्शन के मेथड होते हैं कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा निगेटिव चार्ज है।
तो उसी आधार पे इलेक्ट्रॉन पे जो है वो निगेटिव चार्ज दिया गया। उस कन्वेंशन के आधार पे इलेक्ट्रॉन पे जो है हम निगेटिव चार्ज मान लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन पे हम निगेटिव चार्ज माने। पहले का जो चला आ रहा था, बाद में पता चला, जैसे हम ऐसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा ग्लास रॉड है और ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। तो इस पे हम कन्वेंशन के आधार पे क्या माने थे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, समझे। ये कन्वेंशन के आधार पे हम माने थे। अब देखो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इस पे ना जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके अपेक्षा में, ठीक है। ये कैसे हुआ और कैसे ये होता है ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि जो ग्लास रॉड है उसके जो एटम्स हैं वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। ग्लास रॉड में जो एटम्स हैं वो क्या है, वो बड़े बड़े हैं, और सिल्क क्लॉथ में जो भी एटम्स हैं वो क्या है, छोटे छोटे हैं। सिल्क क्लॉथ में जो भी एटम्स हैं वो क्या है, छोटे छोटे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को इस एटम से देखो, इसमें क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना। यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन डिस्टेंस इसका क्या है, ज्यादा है, और इसका डिस्टेंस क्या है, कम है। और ये डिस्टेंस पे फोर्स का असर होता है, ये कूलम्ब ने बताया था, ठीक है, ये कूलम्ब ने बताया था, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया इसको समझाने के लिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसके और इसके बीच में क्या है, कम फोर्स है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, ज्यादा फोर्स है। तो जैसे ही हम इसको रब करते हैं, तो रब करने के बाद से ना इसके बीच में क्या है, कम फोर्स है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ट्रांसफर हो जाता है इसके ऊपर, ठीक है। ये ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है इसके ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें का जितना भी एटम है ना उसका सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब देखो ये जो है इसका साइज छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा सिल्क क्लॉथ के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगा, इसको और भी जैसे नजदीक होगा ना तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर ही रह जाएगा। अब तुम्हें ये भी ध्यान देना है एक चीज, तुम्हें एक और चीज ध्यान देना है, और उसमें वो क्या है कि जो भी मटेरियल होते हैं ना उसमें ढेर सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस एटम्स होते हैं, ठीक। तो हर एटम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज दोनों होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होता है, और दोनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। प्लस पॉजिटिव और प्लस निगेटिव चार्ज को सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज होगा, जिसको हम कहेंगे कि एटम जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही रब करने के बाद से, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पे हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना एटम से, ठीक है, जो भी एटम है उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो लेस बाउंडेड है। लेस बाउंडेड होने का मतलब इसके बीच में कम फोर्स लग रहा है, ठीक है, कम फोर्स लग रहा है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्या होता है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है रब करने के बाद से। अब देखो अलग अलग मटेरियल का हम पेयर हमेशा बोल रहे हैं कि अलग अलग मटेरियल का पेयर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिए थे, ग्लास रॉड लिए थे और सिल्क क्लॉथ लिए थे, और इसके एक और एग्जाम्पल दिए थे जिसमें क्या था, कैट्स फर था और प्लास्टिक रॉड था, ठीक। तो इसमें ग्लास रॉड में एटम का साइज अलग है, सिल्क क्लॉथ में एटम का साइज अलग है, तो ये क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, रब करने के बाद से ट्रांसफर इजीली हो जा रहा है। लेकिन अगर अलग अलग नहीं रहता तो ट्रांसफर होना मुश्किल था, इसी वजह से स्पेशल पेयर ऑफ मटेरियल को ही हम चूज करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम कोई सा भी मटेरियल उठा लो तो वो क्या हो जाएगा, उसको रब करोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मतलब कोई भी जो भी स्पेशल पेयर ऑफ मटेरियल हम लेते हैं उसको रब करने के बाद से वो चार्ज हो जाता है। तो चार्ज क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है चार्ज, ठीक है। अब देखो जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा,
देखो हम इसको पहले से क्या माने हैं, पहले से इसको निगेटिवली चार्ज माने हैं ना। अब इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इलेक्ट्रॉन पे जो है निगेटिव चार्ज हम मान के चलिए, क्योंकि ये पहले से कन्वेंशन चला आ रहा है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अगर, ठीक है, इस पे क्या होता है, इस पे जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इस पे अगर हम कहेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस सिल्क क्लॉथ पे, और इस पे क्या हो जाएगा, ग्लास रॉड पे क्या हो जाएगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिसिट का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाना, उसका डेफिशिएंसी हो जाना, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाना। ठीक, अब देखो सिल्क क्लॉथ में जैसे मान लेते हैं कि 4 एटम है, 4 एटम है, और 4 एटम के एक इसमें एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर हो गए इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो क्या है, उसकी वजह से इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हुआ। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर में भी चार्जेस हैं, इसके अंदर में भी चार्जेस है, बोर्ड के अंदर में भी चार्जेस है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है उसका जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या हुआ, ये ग्लास रॉड हुआ, ये सिल्क क्लॉथ हुआ, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। जैसे ही रख लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इससे इस पर हुआ, तो हम इसको बोल दिए कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक, तो देखो हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिए कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है पहले से और 4 प्रोटॉन भी हैं पहले से, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी जो होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये ग्लास रॉड से जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की तरफ, तो इसमें क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल फिर देते हैं कि मान लो कि ग्लास रॉड पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, 4 ही एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होके इस पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 प्रोटॉन हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम मान लेते हैं कि एक ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 4 प्रोटॉन का 4 प्लस चार्ज है, ठीक है, +4 चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन का -3 हो जाएगा, तो इसको हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हम जो भी तुमको समझा रहे हैं ना, ये बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा ना कि जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, वो सिर्फ और सिर्फ आउटर ऑर्बिट वाले, जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके ट्रांसफर की वजह से होता है। ठीक, तो जब तुम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ोगे ना, तो तुमको जाके ये सारा चीज़ और अच्छे से क्लियर होगा। वैसे मैं भी पढ़ाऊंगा क्योंकि 12th के सिलेबस में भी एटम के बारे में पढ़ना है, लेकिन वो सेकंड बुक में है, तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम सिंपल भाषा में ये लिख सकते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो कॉपी पे अपने, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉडी क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, जब भी किसी बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉडी क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब भी किसी बॉडी पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉडी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब समझ में आ गया कि कोई भी मटेरियल जो है वो चार्ज को क्यों एक्वायर करता है। ठीक, कोई भी मटेरियल जो है वो चार्ज को क्यों एक्वायर करता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉडी गेट्स, ठीक है, निगेटिवली चार्ज, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो इस प्रोसेस में हम जितना भी हम प्रोसेस ये समझे, उसमें एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ज इसमें कहीं भी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, चार्ज कहीं भी क्रिएट नहीं होता है। जैसे मान लो रगड़ने के बाद से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो है वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि चार्ज जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो नो चार्ज इज क्रिएटेड, नो चार्ज इज क्रिएटेड, ठीक है, नो चार्ज इज क्रिएटेड व्हाइल रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, व्हाइल रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। अब तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो भी एटम का साइज है उसके आधार पे हम मटेरियल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके आधार पे हम मटेरियल को चूज कर सकते हैं कि किसको रगड़ने के बाद से, किसको रब करने के बाद से किस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि किसी में दो मेटेरियल को उठा लोगे तो हो ही जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ज़्यादा हो जाता है ना, उसी को हम स्टडी पर्पस के लिए लेते हैं और उसी चीज़ को बहुत पहले से देखा जा रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को बहुत पहले से देखा जा रहा है। इतना क्लियर हो गया, ये लिख लो सारा, ठीक। अब देखो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Conductors and insulators, conductors and insulators। देखो इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, उसमें लार्ज कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो कंडक्टर और इंसुलेटर में आता है, ठीक है। लार्ज कैटेगरी ऑफ मटेरियल जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर में आता है। तुम इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर में हमारे जितने भी मेटल्स हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कंडक्टर में आ जाता है। अब इंसुलेटर में अगर हम कहेंगे तो सारे के सारे नहीं, लेकिन जो भी बहुत सारे नॉन मेटल्स जो हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ये सारे जो हैं, ऑक्सीजन हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सारे, जैसे प्लास्टिक का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा आ जाता है इंसुलेटर में, ठीक। लेकिन हमेशा तुम ध्यान रखना कि परफेक्ट कंडक्टर कोई नहीं होता और परफेक्ट इंसुलेटर कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ना एयर को भी अगर हम देखेंगे ना, एयर तुम इंसुलेटर मानते हो, लेकिन एयर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है एक क्या कहते हैं, एक उसको मतलब एक हद के बाद, ठीक है, एक हद के बाद से जो एयर भी है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ये प्लास्टिक जो है ना, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा एक हद के बाद, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ाएंगे कि कौन सा केस ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, ये तुम्हारा एयर भी और ये प्लास्टिक भी कंडक्ट करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, वो भी तुम्हें बताया जाएगा। सिंपल तरीके से जान लो कि जब बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाएगा ना इस दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। और भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वो भी मायने रखता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि अपने अंदर में चार्ज का जो फ्लो है वो उसको अलाउ करता है, ठीक है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो अपने अंदर में चार्ज का फ्लो जो होता है उसको अलाउ करता है, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, दीज आर द मटेरियल्स विच अलाउज चार्जेस, ठीक है, चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है। कंडक्टर क्या है, दीज आर द मटेरियल विच अलाउज चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। उसी तरीके से इंसुलेटर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ, ठीक है, डज नॉट अलाउ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है।
तो इसका डेफिनेशन तुम अपने से लिख लोगे कि इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर का मैंने लिख दिया, ठीक है। इंसुलेटर में क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट अलाउ चार्जेज एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, ये हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें ये भी पहले बताया था कि कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर पे अगर तुम चार्ज दोगे ना तो क्या होगा, अगर वो सर्कुलर यानी कि स्फेरिकल इन शेप है तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या करेगा, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये कैसे क्यों होता है, ये तभी होगा जब क्या करेगा, वो चार्जेस को अपने अंदर से अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए, ठीक है, तभी ऐसा होगा। लेकिन इंसुलेटर क्या होता है, वो चार्जेस को फ्लो होने का मतलब कोई मतलब उसको फ्लो होने नहीं देता अपने अंदर में। तो उस पे अगर मान लो कि कोई प्लास्टिक का गेंद है तो इस पे जैसे ही चार्ज को तुम रखोगे ना तो वो एक ही जगह पे इकट्ठा होके रह जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं यहीं पे वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है। तुम लोग भी एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है, अच्छे से एक एक लाइन पढ़ना जब तक कि ना समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो वो तुम कॉल कर लेना और पूछ सकते हो इजीली, या फिर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक, या फिर मेल भी कर सकते हो। थैंक यू।